Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS and today we are going to discuss some very important the Hindu newspaper articles. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन. सबसे पहला आर्टिकल रिलेट करता है असम अकॉर्ड के साथ एंड सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955. ठीक है, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया प्रोग्रेसिव जजमेंट पास करी है. इट हैज़ अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 6A. तो ये क्या मसला है, क्या पूरा मुद्दा है, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे आपको आर्टिकल के बारे में बता देते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक 4:1 की मेजॉरिटी के साथ बोला है कि जो सेक्शन 6A है सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. यहाँ पर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को वैलिड करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिटी किसके बेसिस पे दी है? दैट इट अलाइंस विद द प्रीएम्बुलर वैल्यू ऑफ फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी को अपहेल्ड करता है सेक्शन 6A. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. तो फ्रेटर्निटी और सिटीजनशिप को दोनों को ही ये वैलिड करार दिया है. राइट, यहाँ पर बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब हम उसको पढ़ते हैं और इसके प्रेसिडेंट्स को पढ़ते हैं तो फ्रेटर्निटी रिक्वायर दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड सोशल सर्कमस्टांसेस दे शुड लिव एंड लेट लिव. यहाँ पे सिंपल टर्म्स में अगर समझना चाहें तो इसका मतलब ये है भाई जियो और जीने दो. ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंट सोशल सर्कमस्टांसेस से लोग आते हैं, वेरियस बैकग्राउंड से आते हैं. तो यहाँ पे फ्रेटर्निटी का मतलब यही है कि भाईचारे से आप खुद भी जीते रहो और दूसरों को भी जीने दो. तो दैट इज व्हाई यहाँ पर ये सरकार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 6A इज टू बी अपहेल्ड एंड इट इज फाइन टू बी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ इनसिसेंट माइग्रेशन, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकारा नहीं है. वो कहते हैं कि वी अग्री कि बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुआ है असम स्टेट में और असम के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आया है माइग्रेशन की वजह से. लेकिन अगर आप ये बोले कि इकलौता सेक्शन 6A इसका जिम्मेदार है तो दैट विल बी रॉन्ग. वी कैन नॉट ब्लेम सिंगल अलोन दिस सेक्शन 6A. इसमें सरकार की भी गलती रही है कि टाइमली आपने चेक नहीं किया, टाइमली आपने डिपोर्ट नहीं किया इलीगल माइग्रेंट्स को. तो सिर्फ और सिर्फ 6A को ब्लेम करना वो हमारे लिए यहाँ पर सही नहीं होगा. सो दैट इज वाई इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिड रही है. अब आपके लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? दैट प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी ये कब आया है कॉन्स्टिट्यूशन में? इट वाज एडेड इन द प्रीएम्बल. इनिशियली इट वाज एडेड इन प्रीएम्बल और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इसको ऐड किया गया है विद द हेल्प ऑफ 42nd अमेंडमेंट 1976. 42nd अमेंडमेंट 1976 में जब फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया तो उसमें 51A क्लोज ई में ये बताया गया दैट सिटीजंस, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड. तो आपने भाईचारे के साथ रहना है, ये हर एक सिटीजन की ड्यूटी बना दी गई है. तो अगर हम फ्रेटर्निटी की बात करें तो फ्रेटर्निटी हमें कहां कहां देखने को मिलता है? प्रीएम्बल में देखने को मिलता है और फंडामेंटल ड्यूटीज में देखने को मिलता है. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेटर्निटी की बात करी थी तो फ्रेटर्निटी का हमने कंसेप्ट देख लिया है. अब शुरू करते हैं आर्टिकल के डिस्कशन को. ठीक है, सिटीजनशिप की बात है. यहाँ पर सारा मुद्दा क्यों है कि जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आए थे असम में वो चाहते थे कि हमें भी सिटीजनशिप मिल जाए इंडिया की. लेकिन जो असम के लोग हैं, जो नेटिव्स हैं, उनको डर लग गया, उनको भय लग गया कि हमारी जो मेजॉरिटी अभी तक थी दैट वी विल रिड्यूस इन द माइनॉरिटी. जो हम यहाँ के रहने वाले थे, ओरिजिनल थे, हमें तो माइनॉरिटी बना देंगे और इतने ज्यादा लोगों का इन्फ्लक्स हो रहा है, इनसेसेंट माइग्रेशन अगर हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? हम माइनॉरिटी बन जाएंगे और वो जो माइग्रेट करके आए हैं वो मेजॉरिटी बन जाएंगे. तो इसके लिए बहुत सारी मूवमेंट्स भी चलाई गई हैं जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं सिटीजनशिप क्या होता है. ये आपको राइट्स और सर्टेन राइट्स और ड्यूटी देता है इन रिलेशन टू अ स्टेट कि आपका यहाँ पर क्या हक है और क्या ड्यूटी है, ये डिफाइन करता है सिटीजनशिप में. लेकिन साथ में इलीगल माइग्रेंट्स की एक प्रॉब्लम भी निकल के आती है. तो असम स्टेट में ये प्रॉब्लम 1951 से ही कंटिन्यूड है लेकिन 1952 में ये बहुत ज्यादा बढ़ गई. ठीक है, अभी हम स्पेसिफिकली असम स्टेट की बात कर रहे हैं. तो असम स्टेट में हम ये देखते हैं कि 1952 में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई जब वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि 1950s तक बांग्लादेश जैसा कोई देश था नहीं. राइट, तो यहाँ पर क्या हम बोलेंगे? ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान. क्लियर है? तो अभी वेस्ट पाकिस्तान की जो सरकार थी दैट यूज्ड टू ट्रीट, वेस्ट पाकिस्तान जो सरकार थी दैट यूज्ड टू ट्रीट ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को एज सेकंड क्लास सिटीजन. उनको ज्यादा कुछ मानते नहीं थे, सेकंड क्लास सिटीजन की तरह उनको ट्रीट करते थे कि ये हमारे अपने हैं ही नहीं, बस इनको हमने पाल रखा है, दैट्स इट. इस तरीके से उनको ट्रीट करते थे. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके की ट्रीटमेंट की वजह से बहुत सारे यहाँ पे माइग्रेशन शुरू हुआ. लेकिन क्या हुआ 1952 में? उर्दू एक लैंग्वेज है तो उर्दू को पाकिस्तान ने बोल दिया कि हमारी नेशनल लैंग्वेज है. लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में
मेजॉरिटी जो लोग थे वो बंगाली स्पीकिंग में जो पॉपुलेशन थी, तो उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं एंड इसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने माइग्रेशन करना शुरू कर दिया, दैट वी डू नॉट फील बिलोंगिंगनेस टू दिस कंट्री एनी मोर, बिकॉज हमारी लैंग्वेज और हमारी जो सिटीजनशिप है उसको वैलिड मानते ही नहीं है यहाँ पे, वी आर ट्रीटेड वेरी बैडली, ठीक है, इंफीरियर हमें बोला जाता है, इंफीरियर माना जाता है, सो दैट इज वाई वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल माइग्रेट टुवर्ड्स इंडिया, तो वो इंडिया की तरफ उनका माइग्रेशन शुरू हो गया। एक ये रीजन था, साथ में एक आपका दूसरा रीजन रहेगा यहाँ पे ऑपरेशन सर्च लाइट, ठीक है। ऑपरेशन सर्च लाइट का एक हल्का सा हम बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे बोर्ड पे भी दिया होगा आपके लिए। तो ऑपरेशन सर्च लाइट कब शुरू हुआ, 1970 में जनरल इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। ये आपका एक ईस्ट पाकिस्तान जिसको हम बांग्लादेश बोल रहे हैं, ये आपका वेस्ट पाकिस्तान जो आज का प्रेजेंट डे पाकिस्तान है। तो यहाँ पर जनरल इलेक्शंस डिक्लेयर होते हैं 1970 में, लेकिन जिसको ये सेकंड क्लास सिटीजन मानते थे, दैट इज ईस्ट पाकिस्तान, उनकी पार्टी दैट इज अवामी लीग पार्टी वो जीत जाती है, ठीक है। वो सरकार बनाने का सोचेंगे अब, क्योंकि जो भी पार्टी जीतेगी वही सरकार बनाएगी। तो यहाँ की ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी इलेक्शंस में जीत जाती है, ये इनको बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था। तो जो अब उन्होंने क्या शुरू कर दिया, ऑपरेशन सर्च लाइट, वो उन्होंने सर्च लाइट क्या शुरू किया, सर्च किसको करना है, ऐसे लोगों को जो सरकार बनाने की हिम्मत कर रहे हैं। ईस्ट पाकिस्तान में ये ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया, दैट वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस अवामी लीग पार्टी, जो कि विच वॉज लेड बाय मुजीबुर रहमान, तो शेख मुजीबुर रहमान। तो यहाँ पर आपके जो भी सरकार बनाने की कोशिश करेगा उसके अगेंस्ट यहाँ पर क्या चलाया था, ऑपरेशन सर्च लाइट। और ऑपरेशन सर्च लाइट बस ये नहीं था कि ढूंढो उनको समझाओ, नो, ह्यूज वायलेंस देखने को मिला था, बहुत ज्यादा लोगों की जानें गई थी इसमें, और इसकी वजह से भी एक इन्फ्लक्स देखा गया दोबारा से असम स्टेट और बॉर्डरिंग जो दूसरी स्टेट थी उनमें भी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग असम की तरफ माइग्रेट करते हुए हमने देखा है। तो ये भी एक दो इंपॉर्टेंट जो आपके टाइम स्टैम्प्स यहाँ पे देखने को मिलता है, एक जब उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया और एक जब ऑपरेशन सर्च लाइट चला, तो ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ द माइग्रेंट्स इंडिया की तरफ आया है, राइट। देन उसके बाद क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश हो जाता है, लेकिन जो ये इन्फ्लक्स ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो हुआ है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी पे भी बात आई है और बर्डन आया है रिसोर्सेज पे, जिसको अभी सरकार, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। तो यहाँ पर साथ में it substantially contributed to the changing the demographic pattern को भी इसने चेंज किया है, and also it has increased the tension between the two sides, एक तो immigrants और एक natives, दोनों के बीच में टेंशन शुरू कर दी। इसकी वजह से इंसर्जेंसी बढ़ी है असम में, और दो इंपॉर्टेंट आपकी मूवमेंट्स रहेंगी, दैट इज आसू, दैट इज ऑल इंडिया स्टूडेंट, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आपकी शुरू होती हुई दिखेगी। दूसरी आपकी असम, ऑल असम गण संग्राम आपको यहाँ पे शुरू होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे बात करी जा रही है कि शुरुआत में बहुत सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं पार्लियामेंट की तरफ से, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। तो यहाँ पे स्टेप्स क्या लिए गए हैं कि 1983 में एक इंडियन पार्लियामेंट पास द इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट, इसको पास किया गया, लेकिन उसका कोई फाइनल रिजल्ट हमें ऐसा देखने को नहीं मिले। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको वॉइड, नल एंड वॉइड बता दिया। देन बाद में क्या है, 1985 में असम अकॉर्ड साइन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, असम अकॉर्ड साइन हुआ है। तो असम अकॉर्ड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। असम अकॉर्ड किसके बीच में साइन होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रीपार्टाइट, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट है। ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड दी मूवमेंट, जो आपकी स्पीयर हेड कर रहे थे मूवमेंट, उनके लीडर्स के बीच में ये साइन हुआ था, राइट। इसमें डिफरेंट प्रोविजंस इंक्लूड करे गए थे कि भाई इस तरीके से हम माइग्रेंट्स को डिटेक्ट करेंगे, फिर उनको डिटेन करेंगे, फिर उनको वोटर लिस्ट से डिलीट करेंगे एंड देन उनको डिपोर्ट करेंगे। तो इसको हम जनरली 3D के रूप में जान लेते हैं, 3D। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, असम अकॉर्ड क्या है। असम अकॉर्ड 1985 में साइन हुआ था। 1985 में 3 जो ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम एंड दी पार्टी लीडर्स, ठीक है, आसू एंड जो आपका जन संग्राम, जो आपकी गण संग्राम जो आपकी परिषद थी उसके बीच में। तो यहाँ पर क्या 3D की बात करी गई है कि आप जो भी इमिग्रेंट्स है उनको डिटेक्ट करेंगे, डिटेन करेंगे, साथ में उनका नाम डिलीट करेंगे इलेक्टोरल रोल से, और फिर जो आप मानते हैं कि भाई ये सिटीजन नहीं है तो उनको आप डिपोर्ट कर दीजिए। तो ये जो दो आपके शुरुआत के प्रोविजन है ना, डिटेक्ट एंड डिलीट फ्रॉम द वोटर लिस्ट, इसको अप्लाई करने के लिए ध्यान में रखना है असम अकॉर्ड के जो 2 प्रोविजन है, डिटेक्ट करना, डिटेन करना और उनको डिलीट करना वोटर लिस्ट से, इन दोनों प्रोविजंस के लिए क्या लाया गया था, सेक्शन 6A।
सेक्शन 6A इन द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में इसको इंसर्ट कर दिया गया था। एंड अब इसी मुद्दे पे बात उठी हुई थी कि जो सेक्शन 6A आपने ऐड किया है ये कितना वैलिड है, इज इट वैलिड और नॉट, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये बिल्कुल वैलिड है, ऑल्दो वी आर लेट। जो अभी ये प्रॉब्लम आप उठा रहे हो, हम बहुत लेट हो चुके हैं और अब हम ये हेट्रेड नहीं फैला सकते, वायलेंस नहीं फैला सकते हैं, और हम फ्रेटर्निटी का जो एग्जाम्पल है वो दिखाएंगे, फ्रेटर्निटी को अपहोल्ड करेंगे। जो वैल्यूज हैं प्रीएम्बल की हमारी, उनको अपहोल्ड करना ही हमारा काम है, तो फ्रेटर्निटी बनाए रखेंगे। ठीक है, तो ये था आपका असम अकॉर्ड। इसके बाद अगर हम देखें सेक्शन 6A के डिटेल के बारे में, तो जो सेक्शन 6A है ये पॉलिटिकल सॉल्यूशन दिया गया था असम अकॉर्ड का 1985 में जो हुआ था। यहां पर बोला गया था जो भी इमिग्रेंट्स आए हैं, 3 प्रोविजंस हमें यहां पे देखने को मिलते हैं, जो भी इमिग्रेंट्स आए हैं जनवरी 1 1966 से पहले, उनको हम मान लेंगे। भाई तुम हमारे सिटीजन्स हो, हमने तुमको मान लिया है, यू आर इंडियन सिटीजन्स नाउ। 1966 से पहले जो भी माइग्रेंट्स आए हैं उनको हमने मान लिया है, आप इंडिया के सिटीजन हो। दूसरी कंडीशन क्या रखी गई है, जनवरी 1 1966 एंड मार्च 25 1971, इसके बीच में जो भी लोग आएंगे, राइट, इसके बीच में जो भी लोग आए थे, आई एम सॉरी, इसके बीच में, इस टाइम स्पैन के बीच में जो भी लोग आए थे उनको हम वोटर लिस्ट से डिलीट कर देंगे एंड उनको 10 साल तक वोटिंग का हक नहीं होगा। साथ में उनको सिटीजनशिप बाद में एक कंडीशन के ऊपर दी जाएगी। ठीक है, जो उनकी सिटीजनशिप उनको मिलेगी लेटर ऑन, दैट विल बी बेस्ड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक प्रोसीजर्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ पर क्या है कि 10 साल तक, तो वैसे तो जो आपका प्रोविजन था ना कि वोटर लिस्ट से डिलीट करना, तो वो भी डिलीट कर दिया यहाँ से। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो आपको 10 साल तक वोटिंग का हक है वो नहीं मिलेगा, और जो आपको सिटीजनशिप दी जाएगी वो भी आपको सर्टेन प्रोसीजर्स के बाद ही दी जाएगी। जो थर्ड कैटेगरी है, जो थर्ड प्रोविजन है, उसमें बोल रहे हैं कि जो असम में एंटर करे हैं मार्च 25 1971 के बाद, उनको हम सिटीजनशिप नहीं दे सकते हैं, दे विल हैव टू गो बैक टू बांग्लादेश। ठीक है जी, ये हमारी 3 प्रोविजंस आते हैं किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 6A के अकॉर्डिंग। इसी की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे यहाँ पर हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें देखना है द प्रोविजंस ऑफ असम अकॉर्ड रिगार्डिंग डिपोर्टेशन, लेकिन जो डिपोर्टेशन के थे इलीगल माइग्रेंट्स के, वो कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 2015 में NRC कंडक्ट कराया था, दैट इज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, की ये पता चले कौन यहाँ का सिटीजन है कौन नहीं है। फिर जो सिटीजनशिप जिनको नहीं मिली, जिनके पास प्रूफ, जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए कि हम 71 से पहले, मार्च 25 1971 से पहले आ गए थे, या तो डॉक्यूमेंट हो सकता है खो गए हो सकता है वो 71 के बाद ही आए हो, लेकिन बहुत सारे लाखों में ऐसे लोग थे जिनको रिजेक्शन स्लिप पकड़ाई गई थी। लेकिन अब रिसेंटली जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास हुई थी, उसमें अब जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक, हम पिछले वीडियोस में इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो जिसने नहीं देखा है वो वीडियो जाके देखे। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे जिस्ट में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यहां पर 3 नेशंस हैं और 6 आपके धर्म हैं। ठीक है, हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध एंड पारसी एंड क्रिश्चियन, जो इन धर्मों से बिलोंग करते हैं, इन द कंट्री ऑफ पाकिस्तान, इन द कंट्री ऑफ बांग्लादेश एंड इन द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। यहां से जो भी इन धर्मों से, 3 कंट्री से, 6 धर्मों से जो भी लोग बिलोंग करते होंगे और इंडिया में इलीगली माइग्रेट करेंगे, उनको हम कुछ कंडीशनल सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देंगे, उनको हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन देंगे, जो भी हम इंडिया की सिटीजनशिप अटेन करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जो भी कंडीशंस हैं, उनमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को जिनको असम अकॉर्ड में, सॉरी, जो असम के लोग हैं उनको रिजेक्शन स्लिप मिली थी, वो इसके अंडर बेनिफिट ले गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे बाकी हैं जिनको डिपोर्ट किया जाना है, राइट। हालांकि अभी बांग्लादेश में जो सिचुएशन है दैट इज नॉट फिजिबल, दैट इज नॉट फेवरेबल, दैट इज वाई अगेन दोबारा से यहाँ पे जो डिपोर्टेशन है दैट विल बी स्टॉप्ड फॉर अ वाइल। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, किसने ओथ ली है और कौन CM बना है हरियाणा का, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सी स्टेट का कौन CM है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि CM कौन होता है, और यहाँ पर जो ओथ सेरेमनी हुई है, ये ओथ सेरेमनी कैसे, कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर ऐसे ही बिल्कुल एक कोई सेरेमनी इन्होंने रख ली है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर होता है वो कौन होता है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है, और रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो आपने अब कमेंट डाउन करना है कि नॉमिनल हेड कौन होता है स्टेट गवर्नमेंट का।
ठीक है, आपने चीफ मिनिस्टर को तो देख लिया, ही इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो नॉमिनल हेड कौन होता है ये आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। इसके बाद आर्टिकल 164 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आर्टिकल 164 में बताया गया है कि जो गवर्नर है वो अपॉइंट करेंगे लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, और यहां पर कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया है किसको सीएम बनाना है किसको नहीं बताना है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। जो मेजॉरिटी पार्टी है वो अपने आप से बता देगी भाई ये हमारी पार्टी के लीडर हैं, हम इनको सीएम बनाना चाहते हैं, तो गवर्नर उन्हीं को अपना क्या बना दे, उन्हीं को क्या बना देगी, स्टेट का सीएम बना देगी। यहाँ पे ये मेंशन किया गया है दैट देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रहेगी, जस्ट लाइक पार्लियामेंट, जस्ट लाइक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगी अलोंग विद चीफ मिनिस्टर टू असिस्ट एंड एडवाइज दी गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नर को एड एंड एडवाइस देने के लिए यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलोंग विद द चीफ मिनिस्टर रहेंगे, एंड द चीफ मिनिस्टर में बी अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस। ठीक है, आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी हो सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी हो सकते हैं। अगर आपकी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है और तो भी उसके भी मेंबर यहाँ पे हो सकते हैं, जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा लोकसभा दोनों में से किसी का भी मेंबर हो सकता है। अब यहाँ पे आता है मेन जो न्यूज से रिलेटेड है ओथ के बारे में। तो आर्टिकल 164 का क्लोज 3 ये बोलता है कि गवर्नर विल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ सीक्रेसी। गवर्नर ये ओथ दिलवाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द चीफ मिनिस्टर। तो गवर्नर यहाँ पे दिलाएगा। ऑप्शन में कंफ्यूज किया जा सकता है कि हाई कोर्ट के जज करवाएंगे या फिर प्रेसिडेंट करवाएंगे, ठीक है, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होम मिनिस्टर कराएंगे, तो ये सब आपको ऐसे कंफ्यूज किया जा सकता है। तो थर्ड शेड्यूल में दिया हुआ है कि गवर्नर यहाँ पे ओथ ऑफ ऑफिस एंड सिक्रेसी उनको दिलाएंगे चीफ मिनिस्टर को। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड शेड्यूल में क्या दिया गया है कि उनको ओथ लेनी है, या तो आप भगवान की कसम खा के आप ओथ लेंगे या फिर आप प्रॉमिस करेंगे कि आप लॉयल रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। इसका लाइन का मतलब यही है कि आप सॉलेमली अफर्म बियर ट्रू फेथ एंड अलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल भाषा में अगर हम समझे इसका मतलब बस यही होता है कि आप प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, देन लेटर ऑन यहाँ पे गवर्नर का रोल क्या रहता है? गवर्नर का रोल रहेगा कि जो ओथ है उसको वर्ड टू वर्ड बोला जाए। ठीक है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। अगर कोई मैनिपुलेशन दिख रहा है गवर्नर को तो वो उसको इंटरवीन कर सकते हैं और बोल सकते हैं आप इसको ठीक से पढ़िए, दोबारा से उसको ओथ टेकिंग सेरेमनी को करवा सकते हैं, दोबारा से ओथ करवा सकते हैं। ये गवर्नर के पास राइट होता है क्योंकि उन्हीं को एडमिनिस्टर करना है, उनको इंश्योर करना है जो लिखा हुआ है उसी को वर्ड टू वर्ड उन्होंने पढ़ना है। अपनी तरफ से कोई एडिशन या मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है उसमें। एंड जैसे ही अगर यहाँ पर वंस द गवर्नर एक्सेप्ट कर लेते हैं ओथ को एंड सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नर जो होते हैं वो सर्टिफाई कर देते हैं, फिर उसके अगेंस्ट लीगली कोई एक्शन हम नहीं ले सकते हैं ओथ के अगेंस्ट। ठीक है जी, ये था इस आर्टिकल के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज रिगार्डिंग द मैरिटल रेप एक्सेप्शन इन द सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी। ठीक है, ये अभी रिसेंट बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ये आपके कौन से एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है? ऐसे में भी पूछा जा सकता है, सोसाइटी में भी पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 2 पॉलिटी में भी पूछा जा सकता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो यहाँ पर मैरिटल रेप एक्सेप्शन की बात करी जा रही है। तो सेक्शन 375 में आपको 375 आईपीसी के सेक्शन 375 में ये एक इंपॉर्टेंट क्लोज दिया गया है कि उसमें रेप के जो आपके जो क्रिमिनल्स होते हैं, रेप क्रिमिनल्स होते हैं, उनको पनिशमेंट देनी होती है। लगभग 10 साल, मिनिमम 10 साल की दी जाती है, उसके आगे लाइफ इंप्रिजनमेंट तक भी जा सकती है और फाइन भी दिया जा सकता है। तो 375 आईपीसी धारा जो 375 है उसके अकॉर्डिंग ये है। लेकिन उस आईपीसी सेक्शन 375 में 2 एक्सेप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, जिसमें से एक है आपका मेडिकल जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें आप नहीं क्लेम कर सकते हो कि यहाँ पर मेरा रेप हुआ है। मेडिकल प्रोसीजर्स अगर हैं तो उसमें आप रेप क्लेम नहीं कर सकते हो। सेकंड इज दी मैरिटल रेप, कि अगर आपकी शादी हो रखी है उस इंसान से, राइट, अगर वाइफ अगर आती है कंप्लेन लेके कि माय हस्बैंड हैज हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मी विदाउट माय कंसेंट, तो वो आप यहाँ पे सेक्शन 375 के अंडर रेप कंसिडर नहीं कर सकते हो। तो इसी के ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब डिसाइड किया है कि इसके ऊपर अब पिटीशंस हियर करना शुरू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहां पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट हैज बिगन हियरिंग अ बैच ऑफ पिटीशन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 375। ये जो अभी हमने बात करी है ये सारा उसी के बारे में है। और यहां पर अगर हम देखें भारत न्याय संहिता के सेक्शन 63, अभी भारत न्याय संहिता है तो उसके सेक्शन 63 में भी ये बात दी गई है कि आईपीसी में जो सेक्शन 375 था वो यहाँ पे 63 बना दिया गया है। ये आपके लिए ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है,
कि यहाँ पे रेप विक्टिम्स को रिलीफ दिया जाता है अंडर दी सेक्शन 375, जो रेप के जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको सजा देकर, ठीक है। तो यहाँ पर लीगल इम्यूनिटी जो सेक्शन आपका हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आर्टिकल आया हुआ है, दैट इज MRE, मैरिटल रेप एक्सेप्शन। जो हम इस एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, इसमें क्या बोला गया है, एक ये लीगल इम्यूनिटी देंगे हस्बैंड को, ठीक है, हस्बैंड को लीगल इम्यूनिटी देंगे टू एनी एक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स और एक्ट बाय अ मैन विद हिज वाइफ। वर्ड टू वर्ड अगर हम देखें तो यहाँ पर लीगल इम्यूनिटी मिलेगी सभी हस्बैंड्स को, इंडियन हस्बैंड्स को, अगर कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स या एक्ट होती है बाय अ मैन विद हिज वाइफ, अगर वाइफ के साथ अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो उसमें कोई मैरिटल रेप कंसिडर नहीं किया जाता है, बशर्ते यहाँ पे जो वाइफ की एज है दैट शुड बी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। अगर 18 साल से कम की अगर आपकी वाइफ की एज है, देन इट कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज मैरिटल रेप, देन इट कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज रेप, ठीक है। मैरिटल रेप का तो एक्सेप्शन ही दिया हुआ है, रेप ही बोल देंगे उसको। अगर 18 साल से कम की अगर किसी की वाइफ है और उसने शिकायत कर दी तो रेप के अंडर चार्जेस लग सकते हैं, लेकिन मैरिटल रेप जैसा कोई कंसेप्ट यहाँ पर इस IPC सेक्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है जी। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कंडक्ट कराया गया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, उसमें बहुत सारी औरतों से, मैरिड विमेन से पूछा गया था कि आप लोगों को कभी ऐसा महसूस हुआ है, क्या आपको कभी भी ऐसे लगा है कि आपके साथ रेप हुआ है। देन 1/3 ऑफ द मैरिड विमेन हैव एक्सेप्टेड दैट किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी टाइम पे उनके साथ मैरिटल रेप हुआ है। तो 1/3 ऑफ द विमेन हैव एक्सेप्टेड इट कि उनके साथ रेप हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। ये जो कंसेप्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके आंसर को एक ऑब्जेक्टिविटी, एक सब्सटेंशिएशन देगा। यहाँ पर ये आप जो भी आर्टिकल में, जो भी इस स्क्रीन पे आप अपनी देख रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक जूरिस्ट है, ब्रिटिश जूरिस्ट मैथ्यू हेल। मैथ्यू हेल ने 1736 में क्या लिखा था, उन्होंने बोला था कि भाई जो हस्बैंड है ना, उसको हम गिल्टी प्रूव नहीं कर सकते अगर उसने कमिट किया है, अगर रेप कमिट किया है, तो अपनी वाइफ के साथ अगर उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो उसको हम गिल्टी प्रूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर म्यूचुअली कंसेंट के साथ अगर लीगली लॉफुली वेडेड वाइफ है तो उसमें आप हस्बैंड को बोल ही नहीं सकते हो यहाँ पे कि भाई मैट्रिमोनियल कंसेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो विमेन है, शी हैज गिवन अप हरसेल्फ टू द मैन ऑन द काइंड अनटू हर हस्बैंड व्हिच शी कैन नॉट रिट्रैक्ट, की इससे पीछे नहीं हट सकती हैं। क्योंकि पहले जब वहाँ पे आपने देखा होगा, जब हम ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं तो मेजरली वहाँ पे क्रिश्चियनिटी जो भी लोग फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिज्म को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन लोग होते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो वाइफ हैज गिवन हरसेल्फ, तो वहाँ पे कंसेंट लिया जाता है पहले से, है ना। जब भी शादी होती है तो कंसेंट, अगर एक बार आपने कंसेंट दे दिया, लॉफुली आपकी वेडेड वाइफ आपके पास है, तो उसके बाद उसके पास कोई हक नहीं बचता है, उसने अपने आप को एज अ कॉन्ट्रैक्ट अपने हस्बैंड को सौंप दिया है। यहाँ पर ये उन्होंने जूरिस्ट ने बोला है। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये इंग्लिश कॉमन लॉ का एक पार्ट है। तो एक टाइम पे सारी दुनिया ही लगभग मोस्टली कंप्लीट वर्ल्ड वाज सम टाइम अंडर द कॉलोनियल पावर ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के जो कॉमन लॉ थे वो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो गए डिफरेंट सोसाइटीज में, डिफरेंट कंट्रीज में। तो यहाँ पर ये कॉमन लॉ था जिसमें बोल रहा है कि सीवियरली कर्टेल्ड अ वुमेन्स लीगल ऑटोनॉमी आफ्टर मैरिज, किसी भी वुमेन की कोई भी लीगल ऑटोनॉमी यहाँ पर नहीं दी गई है। लेकिन 1991 में क्या हुआ, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने खुद ये लॉ छोड़ दिया, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज में ये अभी तक चल रहा है। तो जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस में बोल रहे हैं कि जो ये डॉक्ट्रिन है ये क्या अज्यूम कर रही है, ये अज्यूम कर रही है कि जो वाइफ और हस्बैंड है वो शादी के बाद एक ही एंटिटी बन जाते हैं, सिंगल एंटिटी बन जाते हैं, और जो लीगल एग्जिस्टेंस है वाइफ का वो खत्म हो जाता है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है लीगली वाइफ का। अगर हम इसमें देखें लीगल कंसेंट के, अगर कंसेंट ऑफ द सेक्सुअल इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें कोई लीगल एग्जिस्टेंस है ही नहीं वुमेन का। इट इज सस्पेंडेड कंप्लीटली ड्यूरिंग द मैरिज और एटलीस्ट इज इनकॉर्पोरेटेड एंड कंसोलिडेटेड इनटू दैट ऑफ द हस्बैंड। और हस्बैंड के अंदर उनका जो लीगल जो ऐसे हो जाता है ना कि डॉटर ऑफ से हटके वाइफ ऑफ हो जाता है, तो उसका लीगल एग्जिस्टेंस खुद से कुछ है ही नहीं। ये इस डॉक्ट्रिन को यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आगे अगर हम चले, यहाँ पर ये बात करी गई है जो सेक्शन 375 है आईपीसी का, इसमें 10 साल की सजा मिल जाती है, फाइन भी दिया जा सकता है। लेकिन जो दो एक्सेप्शंस है वो किसकी बात करते हैं, यहाँ पर एक तो मेडिकल प्रोसीजर्स को एक्सेप्शंस में डाला हुआ है, दूसरा डाला हुआ है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज रेप। तो यहाँ पे इन दो को एक्सेप्शंस की तरह से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन मैरिड, ऐसा नहीं है कि मैरिड वुमेन को कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है।
मैरिड वीमेन को सेक्शन 85 एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उसके अंडर यहाँ पे शिकायत दर्ज करी जा सकती है। लेकिन रिजल्ट क्या है, यहाँ पर कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। अगर आप इसके अंडर सेक्सुअल वायलेंस का अगर आप बोल रहे हो, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर अगर आप कंप्लेंट डाल रहे हो, या सेक्शन 85 के अंदर अगर आप कंप्लेंट डाल रहे हो, तो यहाँ का जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा, जो पनिशमेंट है क्या वो होगी वैसे ही जैसे मैरिटल रेप, जैसे रेप की होती है, क्या ऐसा ही मैरिटल रेप में पनिशमेंट मिलेगी? तो आंसर इज नो। तो इसमें पनिशमेंट कैसी मिलेगी? दैट प्रोटेक्शन ऑर्डर्स मिल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जुडिशियल सेपरेशन कर देंगे या मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन, लेकिन उसको रेप कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसी बात का यहाँ पे मुद्दा उठाया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि ये हम मुद्दा उठा क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स हैं विमेन की जो हिंडर होती हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो बात करता है आर्टिकल 14, जिसमें होता है इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर एक शादीशुदा औरत है और एक अनमैरिड वुमेन है, एक मैरिड वुमेन है, एक अनमैरिड वुमेन है, कि अगर अनमैरिड वुमेन के साथ फोर्स सेक्स होता है तो उसको तो आप रेप मान रहे हैं, लेकिन एक मैरिड वुमेन है जब उसके साथ फोर्स सेक्स होता है तो आप उसको नहीं मान रहे हो रेप। ठीक है, तो ये क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन आप नहीं दे रहे हो लॉ के अंडर। यहाँ पे आपका इक्वल प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, नॉन कंसेंशुअल सेक्स में आप इक्वली उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो। दूसरा है यहाँ पर कि आपकी सब्सटेंटिव इक्वालिटी है, उसका प्रिंसिपल भी यहाँ पे ऑफेंड हो रहा है। यहाँ पर आप इक्विटी नहीं दे रहे हो। साथ में जो राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल 21, जो आपका पुट्टास्वामी केस था उसमें राइट टू प्राइवेसी को अपहोल्ड किया गया था, फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया गया था। तो वहां पर यह बोला गया है कि ये हर एक इंडिविजुअल की अपनी प्राइवेसी है, अपना हक है कि उसको अपनी बॉडी किस पर्पस के लिए यूज करना है। सो यू कैन नॉट से कि यहाँ पर अगर शादी हो गई है तो उसकी बॉडी आप कैसे भी यूज कर सकते हो, इट इज नॉट सो राइट। तो यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी हिंडर हो रहा है, आर्टिकल 14 हिंडर हो रहा है कि आपने दो कैटेगरी बना दी है। ठीक है, क्रिमिनल जो आपके विक्टिम्स हैं उनकी दो कैटेगरी बना दी है। एक कैटेगरी को तो आप रेप के अंडर कंसिडर कर रहे हो, दूसरे को अगर सेम सिचुएशन है, सेम कंडीशन है, बट स्टिल यू आर नॉट कंसिडरिंग इट एज अ रेप। ठीक है, तो यहाँ पे जोसेफ शाइन दोबारा केस की बात करी गई है। यहाँ पे बोला है जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला है कि जो आपके फैमिलियल स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप ये नहीं बोल सकते कि वो प्राइवेट स्पेसेस हैं, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल, जहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट कर सकते हो, ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए। ठीक है जी। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टेट स्पेसिफिक केसेस है। कर्नाटका के जो केस है जहां पर आप बात है ऋषिकेश साहू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स, यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि मैरिटल रेप को कंसिडर किया गया था। ठीक है, यहाँ पर मैरिटल रेप को कंसिडर किया गया था, लेकिन जो ये एक्सेप्शन है इसको स्ट्राइक डाउन करने की बजाय क्या बोला था कि ये जो एक्सेप्शन है, अगर कोई हीनियस सेक्सुअल एक्ट हुई है तो ये एक्सेप्शन वहां पे लागू नहीं होगा, बस ये बोला गया। ये पूरा एक्सेप्शन इसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ स्ट्राइकिंग इट डाउन इट मेड द एक्सेप्शन इनएप्लीकेबल। अगर कोई हीनियस सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है उसमें हम इसको इनएप्लीकेबल मानते हैं, वहां पर ये एक्सेप्शन नहीं दिया जाएगा, चाहे उसमें हस्बैंड ही क्यों ना आ जाए। ठीक है जी। देन नेक्स्ट में यहाँ पे क्या बात करें, जो ये एक्सेप्शन है ये बोल रहे हैं कि इट इज स्टेप्ड इन पेट्रियार्की। पेट्रियार्की इज नॉट समथिंग जिसको हम बोल सके सोशल डेवलपमेंट है, ये सोशल रिग्रेशन है, ये सोशल अंडर डेवलपमेंट है। कि अगर पेट्रियार्की में ये घुसी हुई एक एक्सेप्शन है आपकी, एक्सेप्शन है एंड मिजोजिनी को ये दर्शाता है। सो दैट इज वाई इसके अंदर जो रियल रेप है उसको आप क्या मान रहे हो, क्या कंसीडर कर रहे हो, इसके ऊपर ही यहाँ पे मुद्दे उठाए गए हैं। कुछ लोग हैं जो इसको फेवर में बोल रहे हैं, इसके फेवर में बोल रहे हैं। सिंपल सी बात यहाँ पर क्या है, वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपने ये मैरिटल रेप का कंसेप्ट अगर हटा दिया कि यहाँ पे चलो मैरिटल रेप को जो एक्सेप्शन दिया हुआ है इसको हटा दिया, तो इसमें जो मिनिमम जो आपका एक सोशल इंस्टीट्यूशन है मैरिज, उसकी जो आप कॉन्जुगल राइट्स हैं उनको ही डिमीन कर रहे हो, उनके ऊपर ही आप सवाल उठा दे रहे हो। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है, जैसे आपकी शादी होती है तो आपसे एक लीगल एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है, कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज होना ही पड़ेगा, कॉन्जुगल राइट्स को आप हिंडर नहीं कर सकते हो। यहाँ पर है एंटीथेटिकल टू द वेरी इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, कहते हैं कि आप अगेंस्ट चले जाओगे मैरिज के इंस्टीट्यूशन के, तो आप इसको नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हो, आपको एक्सेप्शन देना ही देना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इसको रिकॉग्नाइज किया है कि वी आर थिंकिंग ऑफ दिस मैरिटल रेप, की यहाँ पे जो सेक्सुअल असोल्ट है एक मैन अगेंस्ट हिज वाइफ कैन कॉन्स्टिट्यूट एज रेप। 2022 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना है। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने अभी अभी एक एफिडेविट फाइल किया है, उन्होंने बोला है कि वी नीड सम टाइम, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है। वी कैन नॉट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ही बता सकते हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि इसको एक्सेप्शन को हटा दो या ना हटाओ, ये काम लेजिस्लेचर का है। तो लेजिस्लेचर से जब पूछा गया तो यूनियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अभी इसके ऊपर वाइडर कंसल्टेशंस की जरूरत है, अभी हम इसके ऊपर कोई भी स्टेप नहीं ले सकते हैं। डिबेट क्या है कि जो ये
आपका MRE है, दैट इज मैरिटल रेप एक्सेप्शन, इसको अगर हम स्ट्राइक डाउन करते हैं तो क्या ये नया ऑफेंस ऐड करेगा, मैरिटल रेप का ऑफेंस ऐड करना है? तो यहाँ पे एडवोकेट्स का ये कहना है कि ये कोई एक्स्ट्रा एडिशन नहीं है, राइट? आपको जस्ट स्ट्राइक डाउन करना है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भी आप इसमें कह सकते हो कि जो आपके लॉज पुराने हो गए हैं, आप उसको एक पार्ट को उसको खत्म कर देते हो, उसको हटा देते हो। एक पूरा लॉ है, एक पूरा कानून है, उसमें से सिर्फ एक पार्ट को आप कट डाउन कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। वाई डोंट यू कंसिडर इट एज अ रेप, सिंपल रेप? वाई आर यू गिविंग इट अ सेपरेट नेम कि मैरिटल रेप है? रेप को रेप की तरह ही कंसिडर कीजिए, आपको एक अलग से ऑफेंस डालने की जरूरत नहीं है। ऑफेंस तो ऑलरेडी है, बस आपका जो 2 एक्सेप्शंस है ना, उसमें से एक एक्सेप्शन को आप हटा दीजिए, जो मेडिकल प्रोसीजर का एक्सेप्शन है उसको आप रहने दीजिए। तो यहाँ पर ये आपकी जो डिबेट है ये भी चल रही है, राइट? द सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि जो आपका रोमफुल कन्फाइनमेंट है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, असोल्ट है वाइफ का बाय हर हस्बैंड, उसको तो आप क्राइम मान रहे हो, लेकिन फोर्स सेक्स को आप यहाँ पर क्राइम नहीं मान रहे हो। ये किस बेस पे आप इसको लॉजिकल बोल रहे हो कि और बाकी क्राइम्स को तो आपने क्राइम माना हुआ है, लेकिन अगर फोर्स सेक्स है तो आप उसको क्यों नहीं मान रहे हो एज अ क्राइम? हावेवर रीसेंट एफिडेविट जो यूनियन गवर्नमेंट ने फाइल किया है उसमें यही बोल रहा है कि जो कॉन्जुगल रिलेशनशिप है उसमें सीवियर डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगी, वाइडर प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलेंगे, और जो हमारी सोसाइटी है उसके ऊपर जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो नेचर है वो डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जबरदस्त बात इसमें कही है। उन्होंने कहा है कि एक विमेन के रेप से कैसे जुड़ा हुआ है कोई इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, राइट? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका बिल्कुल सेक्सुअल इंटरकोर्स को बैन कर दीजिए। यहां पर ये बोल रहे हैं कि अगर किसी मैरिड वुमेन को रेप से हम बचा रहे हैं तो ये मैरिज के इंस्टीट्यूशन पे कैसे सवाल उठा सकता है? तो जो इसके फेवर में बात कर रहे हैं कि ये एक्सेप्शन रहना चाहिए, उनका ये कहना है कि इसका मिसयूज कितना वाइड हो सकता है, ये अभी सवाल बना हुआ है कि कितना ज्यादा इसको मिसयूज किया जा सकता है। इसका प्रूफ आप कहां से लाएंगे कि एक हस्बैंड ने उसकी वाइफ का रेप किया है, राइट? उसका कोई प्रूफ नहीं होगा, उसका कोई विटनेस नहीं होगा। यू कैन नॉट एंटर समबडीज बेडरूम टू विटनेस कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है, राइट? जो फिजिकल स्पेसेस है, जो आउटर स्पेसेस है, वहां पर कोई ना कोई विटनेस मिल जाता है, कोई ना कोई सबूत मिल जाता है, कोई डीएनए मैचिंग होता है, तो डीएनए से भी आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे कि वॉज इट अ रेप और इट वॉज अ कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो इस बात पे यहीं पे इन्हीं चीजों पे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अभी हम अवेट कर रहे हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी रखी जाएगी या नहीं रखी जाएगी, दैट हैज टू बी सीन। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेट्स टू दी कोरिलेशन बिटवीन दी पॉवर्टी एंड दी मेडिकल बेनिफिट्स। ठीक है, जो आपकी हेल्थ है और पॉवर्टी को कैसे यहाँ पे को रिलेट किया है, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर। तो यहाँ पे यू नो दैट कोलकाता जो रेप डॉक्टर का रेप मर्डर केस है, उसके लिए बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं बहुत टाइम से। तो दे आर डिमांडिंग समथिंग, दे हैव रिपोर्टेड वेरियस जो इश्यूज हैं आपके हेल्थ सेक्टर में, उसको यहाँ पर बताया गया है जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से, बहुत सारी सिचुएशंस बताई गई हैं। एंड लेटर ऑन हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जो आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में रिक्वायर्ड हैं ऐड होनी। ठीक है, तो यहां पर ये बात की जा रही है कि डॉक्टर्स ने रिपोर्ट किया है कि वी हैव बीन वर्किंग फॉर 36 आवर्स, रेगुलर 36 आवर्स के लिए काम करना पड़ता है, नाम का कोई उसमें पैसा दिया जाता है, और जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कोई भी प्रॉपर रेस्ट रूम्स नहीं है, और जिसकी वजह से क्या है, वायलेंस होना लाजमी है। दे फील वल्नरेबल कि यहाँ पर वायलेंस हो सकता है। जस्ट लाइक चेंजिंग रूम्स नहीं है, जस्ट लाइक रेस्ट रूम्स नहीं है, जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पर बोले कि सैनिटाइज्ड वॉशरूम्स अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे जो पब्लिक, अगर आप प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट में सब बढ़िया है, ठीक है, लेकिन अगर आप पब्लिक हेल्थ सेक्टर की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पे प्रॉपर वॉशरूम्स, क्लीन वॉशरूम्स की भी फैसिलिटीज नहीं है, प्रॉपर चेंजिंग रूम्स नहीं है, रेस्टिंग रूम्स नहीं है डॉक्टर्स के लिए या स्टाफ के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, वायलेंस फेस करना, ज्यादा वल्नरेबल फील करते हैं वो, राइट? तो एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की भी रिपोर्ट आई थी 2018 में कि 75% ऑफ डॉक्टर्स हैव सम टाइम हैव ऑटोमेटिकली एंड लेजिबली फेल्ट some kind of exposure to the harassment or physical violence inside the health center। बाहर के तो आप बात ही छोड़ दो, हेल्थ सेंटर के अंदर भी उनको फील हुआ है कि उनके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। एंड ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिसिन, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इसकी वजह से यहाँ पर ये चीज, इन रीजंस को हम मानते हैं कि इनकी वजह से होता है। तो हेल्थ एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज को जब हम कंपेयर करते हैं, तो इन कंट्रीज को कंपेयर करते हुए हमें देखने को मिलता है कि इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है पब्लिक हेल्थ पे, यहां पर आपको पब्लिक और प्राइवेट का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। प्राइवेट एंड पब्लिक जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं आपके, उनकी हम बात कर रहे हैं,
जो सरकार के खर्चे पे चलते हैं, ठीक है। सरकार का जो खर्चा है वो हेल्थ पे 2% ऑफ इट्स जीडीपी है, जिसमें क्यूबा जैसी छोटी सी कंट्री भी अपना 14% ऑफ जीडीपी स्पेंड करती है किस पे, हेल्थ सेक्टर पे, जिसमें चाइना भी और ब्राजील भी 5 to 10% अपना जीडीपी पे स्पेंड करते हैं। तो इंडिया बहुत पीछे है हेल्थ एक्सपेंडिचर में। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया का जो स्टेट लेड एपैथी है कि पड़े रहो जैसे पड़े हैं, ठीक है, रहने दो जैसे सिचुएशन में रहे हैं, तो स्टेट लेड एपैथी बोल रहे हैं फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज में। तो उसके साथ साथ क्या है, इसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो फ्लरिश कर गया इंडिया में। पहले 1950s की अगर हम बात करें कहीं पे 7-8% ये था, और अब जाके ये 74% हमें देखने को, 70% हमें देखने को मिलता है। जो मार्केट में अगर हेल्थ केयर मार्केट की हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज कर गया है। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जो आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो अगर आप सिविल हॉस्पिटल में जाओगे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या फिर मेडिसिन नहीं है या फिर इक्विपमेंट्स नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बच जाता है, प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। जब प्राइवेट में जाते हैं तो लगभग 7 गुना आपका खर्चा बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू द सिविल हॉस्पिटल, ठीक है। जो आप सरकारी जो इलाज करा सकते थे उससे कहीं 7 गुना आपको पे करना पड़ता है, कॉस्ट पे करनी पड़ती है। और साथ में जो गवर्नमेंट, आप बोलोगे बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स है, उनका फायदा क्यों नहीं उठाते हैं गरीब लोग, तो फायदा तो उठाते हैं, लेकिन वो मेजरली किस पे फोकस करता है, इन पेशेंट एडमिशंस पे, है ना, कि जो आपके एडमिट होते हैं पेशेंट्स उनके ऊपर ज्यादा फोकस करता है, आउट पेशेंट सर्विसेज पे नहीं फोकस करता। जो ओपीडीज है, जो जनरल बीमारियां हैं उन पे कम फोकस करती हैं ऐसी, जिसकी वजह से क्या है 80% तक यहाँ पे खर्चा आपका बढ़ जाता है। अगर हम हेल्थ और पॉवर्टी की बात करें तो नीति आयोग की ये रिपोर्ट है, उन्होंने एस्टिमेट किया था कि जो हर साल जो आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है हेल्थ पे, उसकी वजह से हर साल 7% ऐसे घर हैं जो पॉवर्टी में डूब जाते हैं। पॉवर्टी की तरफ हर साल इतने 7% जो पॉपुलेशन है वो चली जाती है पॉवर्टी में। और WHO की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला गया है कि हर 1000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन इंडिया में ये गोल कहीं पे अचीव हो ही नहीं रहा है। और इस गोल को छोड़िए, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ इस रेशो की बात है ही नहीं। अगर यहाँ पर आप डॉक्टर्स को अपॉइंट भी करते हैं तो ये अपॉइंटमेंट कहाँ होती है, रूरल और जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में है वहाँ पर अपॉइंटमेंट होती ही नहीं है डॉक्टर्स की, ठीक है। जो अर्बन सेंटर्स में डॉक्टर्स ज़्यादा हैं पब्लिक सेक्टर में, रूरल एरियाज में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में वैसे भी बहुत सारे डॉक्टर्स कम जाते हैं वहाँ पे, या कम उनकी अपॉइंटमेंट होती है। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि पहली बात तो आपकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रही है। दूसरी बात क्या है, अगर यहाँ पर डॉक्टर्स आ भी जाते हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए इनफ स्टाफ ही प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे नर्सेज नहीं है या फिर इक्विपमेंट्स नहीं है। और चलो इक्विपमेंट्स हैं भी तो उनके लिए जो स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए वो प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे होती हैं। एक अगला टॉपिक यहाँ पे आता है हेल्थ एंड करप्शन का। हेल्थ और करप्शन कैसे इंक्लूडेड है, जो भी आपके पब्लिक सेक्टर में बेनिफिट्स मिलते हैं, हेल्थ केयर मिलती है, उसमें एक कंसेप्ट आएगा करप्शन का। जब भी आपको कोई बेनिफिट लेना है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ऑफिशियल्स को ब्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जो करप्शन के ऊपर रिसर्च करती है, तो उन्होंने बोला है हर 5 में से 1 आदमी को ब्राइब देनी पड़ती है ऑफिशियल्स को, ताकि वो जो अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स हैं उनको अवेल कर सके, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हमें एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मिलता है, आपका एक कैनेडियन डॉक्टर है नॉर्मन बेथ्यून, ठीक है। नॉर्मन बेथ्यून है, ये आप एथिक्स में भी डाल सकते हो इसका एग्जाम्पल, ऐसे में भी ले सकते हो इस एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर बात करी गई है, जो नॉर्मन बेथ्यून है उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फ्री सेवा, डॉक्टर थे तो फ्री सेवा में उन्होंने बिता दी है अपनी पूरी जिंदगी। तो उनका ये मानना था कि जो एक हेल्थ है ना उसको एक मार्केट कमोडिटी बना दिया है हमने, इसको मार्केट कमोडिटी नहीं बनाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ये बोल रहे हो कि अगर आप हेल्थ के ऊपर इतना पैसा खर्च करवा रहे हो लोगों का, तो ये तो ऐसा ही दिखता है कि जैसे आप ब्रेड खरीद रहे हो गहनों के दाम पे, ठीक है, कि आप ज्वेलरी कोई खरीद रहे हो, लेकिन खरीदना क्या था आपको, ब्रेड, और पैसा कितना दे रहे हो, जैसे कि आपने कोई सोने का कोई कंगन खरीद लिया, कोई सोने की ज्वेलरी खरीद ली हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा इसको हमें मेडिसिन को इतना ज्यादा कॉस्टली बनाने की जरूरत नहीं है, वी हैव टू प्योरीफाई दिस प्रोफेशन। और इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि हमें ये लोगों से पूछना बंद करना पड़ेगा कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। डॉक्टर्स को ये बंद करना पड़ेगा ये पूछना कि आप लोगों के पास कितना पैसा है, हाउ मच यू हैव गॉट। ये नहीं कहना है आपने सिर्फ सर्विस देनी है, ये आपका जो प्रोफेशन है इसको आपने प्योरीफाई करना है। तो यहाँ पे सरकार के लिए बस रिपोर्ट में कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि आपको वेलफेयर स्टेट बनना है तो आप अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाइए पब्लिक हेल्थ सेक्टर में, और साथ में आप करप्शन फ्री, जो आपका बिल्कुल कमिटमेंट था कि वी हैव टू एलिमिनेट द करप्शन, उस पर भी आपको ध्यान दे रहा है कि हेल्थ सेक्टर में कैसे करप्शन इंक्रीज हो रखा है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. Keep liking and keep subscribing the channel. Thank you and have a nice day.